हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग जो कहानी देखने वाले हैं वो है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित तिरिया चरित्र कहानी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी की तरफ चलते हैं और पूरी कहानी को सुनते हैं। सेठ ललन दास के जीवन की बगिया फलहीन थी। कोई ऐसा मानवीय, आध्यात्मिक या चिकित्सात्मक प्रयत्न न था जो उन्होंने ना किया हो। यूँ शादी में एक पत्नी व्रत का कायल थे, मगर जरूरत और आग्रह से विवश होकर एक दो नहीं 5 शादियाँ की। यहाँ तक कि उम्र के 40 साल गुजर गए और अंधेरे घर में उजाला ना हुआ। बेचारे बहुत रंजीदा रहते। यह धन संपत्ति, यह ठाठ बाट, यह वैभव और यह ऐश्वर्य कहाँ होंगे? मेरे बाद इसका क्या होगा? कौन इसको भोगेगा? यह ख्याल बहुत अफसोसनाक था। आखिर यह सलाह हुई कि किसी लड़के को गोद लेना चाहिए, मगर यह मसला पारिवारिक झगड़ों के कारण सालों तक स्थगित रहा। जब सेठ जी ने देखा कि बीवियों ने अब तक बस तुरंत कसमकस हो रही है, तो उन्होंने नैतिक साहस से काम लिया और एक होनहार अनाथ लड़के को गोद ले लिया। उसका नाम रखा गया मगन दास। उनकी उम्र 5-6 साल से ज़्यादा न थी। बाला की जाहीन और तमीज़दार, मगर औरतें सब कुछ कर सकती है, दूसरे के बच्चों को अपना नहीं समझ सकती। यहाँ तो 5 औरतें को साझा था। अगर उसे एक प्यार करती तो बाकी 4 औरतों का फर्ज था कि उसे से नफरत करे। हाँ, सेठ जी उसके साथ बिल्कुल अपने लड़के की सी ही मोहब्बत करते थे। पढ़ाने को मास्टर रखे, सवारी के लिए घोड़े, रायसी ख्याल के आदमी थे। रंग राग के सामान भी मुहैया था। गाना सीखने के लड़के ने शौक किया तो उसका भी इंतजाम हो गया। गरज जब मगनदास जवानी पर पहुंचा तो राइसाना दिलचस्पियों से उसे कमाल हासिल था। उसका गाना सुनकर उस्ताद लोग कानों पर हाथ रखते। सहसवार ऐसा कि दौड़ते हुए घोड़े पर सवार हो जाता। डील डोल सख्त सूरत में उसका सा अलबेला जवान दिल्ली में कम होगा। शादी का मसला पेश हुआ। नागपुर के करोड़पति सेठ मक्खनलाल बहुत लहराए हुए थे। उनकी लड़की से शादी हो गई। धूमधाम क्या जिक्र किया जाए तो किस्सा वियोग की रात से भी लंबा हो जाए। मक्खनलाल का उसी शादी में दिलवाला निकल गया। इस वक्त मगनदास से ज़्यादा ईर्ष्या का योग्य आदमी और कौन होगा? उसकी ज़िंदगी का बहार उमंगों पर भी और मुर्दों के फूल अपनी सबन में ताजगी के खिलकर हुस्न और ताजगी का समा दिखा रहे थे। मगर तकदीर की देवी कुछ और ही समान कर रही थी। वह सैर सपाटे के इरादे से जापान गया हुआ था और दिल्ली से खबर आई कि ईश्वर ने तुम्हें एक भाई दिया है। मुझे इतनी खुशी है कि ज़्यादा अरसे तक जिंदा ना रह सकूं। तुम बहुत जल्द लौट आओ। मगनदास के हाथ की तार की कागज़ छूट गया और सर में ऐसा चक्कर आया कि जैसे किसी ऊंचाई से गिर पड़ा। भाग 2। मगनदास की किताबी ज्ञान बहुत कम था, मगर स्वभाव और सज्जनता से वह खाली हाथ ना था। हाथों की उदारता ने जो समृद्धि का वरदान है, हृदय को भी उदार बना दिया था। उसे घटनाओं की इस कायापलट से दुख तो जरूर हुआ था। आखिर इंसान ही था, मगर उसे धीरज से काम लिया और एक आशा और भय से मिली हुई हालत में देश को रवाना हुआ। रात का वक्त था। जब अपने दरवाजे पर पहुंचा तो नाच गाने की महफिल सजी देखी। उसने कदम आगे ना बढ़े, वह लौट पड़ा और एक दुकान के चबूतरे पर बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। इतना तो उसे यकीन था कि सेठ जी उसके साथ ही फलमानेसी और मोहब्बत से पेश आएंगे, बल्कि शायद अब और भी कृपया करने लगें। सेठानियाँ भी अब उसके साथ गैरों का सा बर्ताव ना करेगी। मुमकिन है कि मझली बहू जो इस बच्चे की खुशनसीबी माँ थी, उसने दूर दूर रहे, मगर बाकी चारों जेठानियों की तरफ से सेवा सत्कार में कोई शक नहीं था। उनकी डाह में वह फ़ायदा उठा सकता था। उसके स्वाभिमान ने यह गवारा ना किया कि जिस घर में मालिक की हैसियत में रहता था, उसी घर में अब एक आरसी की हैसियत से ज़िंदगी बसर करे। उसने फैसला कर लिया कि यहाँ रहना ना मुनासिब है, ना मसलहत।
मगर जाऊँ कहाँ? ना कोई ऐसा फन सीखा, ना कोई ऐसा इम्तिहान हासिल किया जिससे रोज़ी कमाने की सूरत पैदा होती। रईसाना दिलचस्पियाँ उसी वक्त तक कद्र की निगाह से देखी जाती है जब तक वे रईसों के आभूषण रहे। जीविका बनकर सम्मान के पद से गिर जाती है। अपनी रोज़ी हासिल करना हो, उसके लिए कोई ऐसा मुश्किल काम न था। किसी सेठ साहूकार के यहाँ मुनीम बन सकता था, किसी कारखाने की तरफ एक से एजेंट हो सकता था, मगर उसके कंधे पर एक भारी जुआ रखा हुआ था। वह उसे क्या करे? एक बड़े सेठ की लड़की जिसने लाड़ प्यार से परिवारिश पाई, उसने ये कंगाली की तकलीफ़ें क्यों कर झेली जाएगी? क्या मक्खनलाल की लाडली बेटी एक ऐसे आदमी के साथ रहना पसंद करेगी जिसे रात की रोटी का भी ठिकाना नहीं? मगर इस फिक्र में अपनी जान क्यों खपाऊं? मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की। मैं बराबर इनकार करता रहा। सेठ जी ने ज़बरदस्ती मेरे पैरों में बेड़ी डाली थी। अब वही उसके जिम्मेदार हैं, मुझसे कोई वास्ता नहीं। लेकिन जब उसने दोबारा डंटे दिल पर इस मामले पर गौर किया तो बचाव में कोई सूरत नजर न आई। आखिरकार उसने यह फैसला किया कि पहले नागपुर चलूं, जरा उन महारानियों के तौर तरीकों भी देखूं, बाहर ही बाहर उसके स्वभाव की मिजाज की जांच करूं। उस वक्त क्या करूंगा जब मुझे क्या करने चाहिए? अगर रायसी की बू उनके दिमाग से निकल गई और मेरे साथ रूखी रोटियां खाना उन्हें मंजूर है तो इससे अच्छा फिर और क्या। लेकिन अगर वह अमीरी ठाट-बाट के हाथों बिकी हुई है तो मेरे लिए रास्ता साफ है। फिर मैं हूँ और दुनिया का गम। ऐसी जगह जाऊँ जहाँ किसी परिचित की सूरत अपने सपने में भी ना दिखाई दे। गरीबी की जिल्लत नहीं रहती अगर अजनबियों में ज़िंदगी बसर की जाए। यह जाने पहचानने वालों की कनखियों और कनबत्तियों है जो गरीबी को यंत्रा बना देती है। इस तरह दिल में ज़िंदगी का नक्शा बनाकर मोहनदास अपनी मर्दाना हिम्मत के भरोसे पर नागपुर की तरफ चला, उस मल्लाह की तरफ जो कश्ती और पाल का बगैर नदी की उमड़ती हुई लहरों में अपने को डाल दे। भाग थी। शाम के भागते सेठ मक्खनलाल के सुंदर बगीचे में सूरज की पीली किरणें मुरझाए हुए फूलों के गले मिलाकर विदा हो रही थी। बाग के बीच एक पक्का कुआं था और एक मौलसीरी का पेड़। कुएं के मुंह पर अंधेरे की नीली सी नकाब थी। पेड़ के सिर पर रोशनी की सुनहरी चादर। इसी समय एक नौजवान थका मांदा कुएं पर आया और लोटे के पानी भरकर पीने के बाद जगत पर बैठ गया। मलिन से पूछा, कहाँ जाओगे? मगनदास ने जवाब दिया कि जाना तो था बहुत दूर, मगर यहीं रात हो गई। यहाँ कहीं ठिकाने का ठिकाना मिल जाएगा। मलिन, चलो, सेठ जी का धर्मशाला में बड़े आराम की जगह है। मगनदास, धर्मशाला में तो मुझे ठहरने का कभी सहयोग नहीं हुआ। कोई हर्ज ना हो तो मैं यहीं पड़ा रहूं। यहाँ कोई रात को रहता है? मलिन, भाई, मैं यहाँ ठहरने को ना कहूँगी। यह बाई जी की बैठक है। झरोखे में बैठकर सैर किया करती है। कहीं देखभाल ले तो मेरे सिर का एक भी बाल ना रहे। मलिनदास, बाई जी कौन? मलिन, यही सेठ जी की बेटी इंदिराबाई। मगनदास, यह खर्चे उन्हीं के लिए बना रही हैं क्या? मलिन, हाँ, और सेठ जी का यहाँ है और कौन? फूलों के गहने बहुत पसंद करती हैं। मलिनदास, शौकीन औरतें मालूम होती है। मलिन, भाई, यही तो बड़े आदमियों की बातें हैं। वे शौक ना करे तो हमारा तुम्हारा निवरा कैसे हो? और धन है किस लिए? अकेली जान पर 10 लौंडिया है। सुना करती थी कि भगवान आदमी का हल भूत जोतता है और वह अपनी आंखों से देखा। आप ही आप पंखा चलने लगे, आप ही आप सारे घर में दिन का सा उजाला हो जाए। तुम झूठ समझते होंगे मगर मैं आंखों देखी बात कहती हूँ। उस गर्व की चेतना के साथ जो किसी नादान आदमी के सामने अपनी जानकारी का बयान करने में होता है। बूढ़ी मालिन अपनी सर्वज्ञता का प्रदर्शन करने लगी। मगनदास ने उकसाया होगा, भाई, बड़े आदमी की बातें निराली होती है। लक्ष्मी के बस में सब कुछ है, मगर अकेली जान पर 10 लौंडियाँ समझ में नहीं आती। मलिन ने बुढ़ापे की चिड़चिड़ाहटेपन में जवाब दिया, तुम्हारी समझ मोटी तो कोई क्या करे। कोई पान लगता है, कोई पंखा झलता है, कोई कपड़े पहनाती है। 2000 रुपये में एक सेठ गाड़ी आई थी,
चाहो तो मुंह देख लो, उस पर हवा खाने जाती है। एक बंगाली गाना बजाना सिखाती है, मेम पढ़ाने आती है, शास्त्री जी संस्कृत पढ़ाते हैं, कागज पर ऐसी मूर्त बनाती है कि सब बोली और अब बोली। दिल की रानी है बेचारी के भाग फूट गए। दिल्ली के सेठ ललन दास की गोद लिए हुए लड़के से विवाह हुआ था, मगर राम जी की लीला 70 बरस की मूर्ति को लड़का दिया। कौन पति आएगा? जब से यह सुनवानी आई है तब से बहुत उदास रहती है। एक दिन रोती है, मेरे सामने की बात है, बाप ने देख लिया, समझाने लगे। लड़की को बहुत चाहते हैं, सुनती हो दामाद को यहीं बुलाकर रखेंगे, नारायण करे मेरी रानी दूधो नहाए पुतो फले। मालिक मर गया था, उन्होंने आड़ ना ली होती तो घर भर के टुकड़े मांगती। मगनदास ने एक ठंडी सांस ली। बेहतर है अब यहाँ से अपनी इज्जत आवारू लिए हुए चल दो, यहाँ मेरी निभरा ना होगा। इंदिरा राइस शादी है, तुम इस काबिल नहीं हो कि उसके शौहर बन सको। मलिन से बोलो तो धर्मशाला में जाता हूँ, जहाँ वहाँ खाट वाट मिल जाती है कि नहीं, मगर रात ही तो काटनी है, किसी तरह काट ही जाएगी। रईसों के लिए मखमली गद्दे चाहिए, हम मजदूरों के लिए पुआल ही बहुत है। यह कहकर उसने लुटिया उठाई, डंडा संभाला और दर्द भरे दिल का एक तरफ चल दिया। उस वक्त इंदिरा अपने झरोखे पे बैठी हुई उन दोनों की बातें सुन रही थी। कैसा संयोग है कि स्त्री को स्वर्ग की सब सिद्धियां प्राप्त है और पति आवारों की तरह मारा मारा फिर रहा है, उसे रात काटने का ठिकाना नहीं। भाग फोर। मगनदास निराश विचारों में डूबा हुआ शहर से बाहर निकल आया और एक सहाय में ठहरा, जो भी सिर्फ इसीलिए मशहूर थी कि जहाँ शराब का एक दुकान थी, यहाँ आसपास के मजदूर लोग आकर अपने दुख को भुलाया करते थे। जो भूले भुटके मुसाफिर यहाँ ठहरते, उसे होशियारी और चौकसी का व्यवहार पाठ मिल जाता था। मगनदास थका मांदा ही एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर सो रहा, और जब सुबह का नींद खुली तो किसी पीर और आर्या के ज्ञान की सजीव दीक्षा का चमत्कार दिखाई पड़ा, जिसकी पहली मंजिल वैराग्य है। उसने छोटी सी पोटली, जिसमें 2-1 कपड़े और थोड़ा सा रास्ते का खाना और लोटिया डोर बांधी हुई थी, गायब हो गई। उन कपड़ों को छोड़कर जो उनके बदन पर थे, अब उसके पास कुछ भी ना था, और भूख जो कंगाली में और तेज हो जाती है, उसे बेचैन कर रही थी। मगर यह दर्द स्वभाव का आदमी था, उसकी किस्मत पर रोना ना रोया और किसी तरह का गुनाह करके की तदबीरें सोचने लगे। लिखने और गणित में उसे अच्छा अभ्यास था, मगर इस हैसियत में उससे फ़ायदा उठाना असंभव था। उसने संगीत का बहुत अभ्यास किया था, किसी राइस के दरबार की उसकी कदर ना हो सकती थी, मगर उसके पुरुषार्थ अभियान ने इस पेशे का अधिकतर करके इजाज़त ना दी। हाँ, वह आला दर्जे की घुड़सवार था और यह फन मर्जी की पूरे शौशान के साथ उसकी रोजी का साधन बन सकता था। यह पक्का इरादा करके उसकी हिम्मत से कदम आगे बढ़ाए। ऊपर से देखने पर यह बात यकीन के काबिल नहीं मालूम होती, मगर यह अपना बोझ हल्का हो जाने के वक्त इस वक्त बहुत उदास नहीं था। मर्दाना हिम्मत का आदमी ऐसा मुसीबतों का निवरा से देखता है, जिसमें एक होशियार विद्यार्थी परीक्षा के प्रश्नों को देखता है। उसे अपनी हिम्मत आजमाने का एक मुश्किल से झूलने का मौका मिल जाता है, उसकी हिम्मत आजमाने की मजबूत हो जाती है। अक्सर ऐसे मौके मर्दाना हौसले के लिए प्रेरणा का काम देती है। मगनदास इस जोश से कदम बढ़ाता चला जाता था कि जैसे कामयाबी की मंजिल सामने नजर आ रही है, मगर शायद वहाँ के घोड़े का शरारत और बिगड़ेलापन से तौबा कर ली थी, या वे स्वाभाविक रूप से बड़े मज़े से धीमे धीमे चलने वाले थे। वह जिस गांव में जाता, निराशा को उकसाने वाला जवाब पाता। आखिरकार शाम के वक्त जब सूरज अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचा था, उसकी कठिन मंजिल तमाम हुई। नागरघाट के ठाकुर अटल सिंह ने उसकी चिंता समाप्त किया। यह एक बड़ा गांव था, पक्के मकान बहुत थे, मगर उसमें प्रेतमाताएं आबाद थी। कई साल पहले प्लेग ने आबादी के बड़े हिस्से इस क्षण भंगुर संसार से उठाकर स्वर्ग में पहुंचा दिया था।
इस वक्त फ्लैग के बचे खुचे वे लोग गांव के नौजवान और शौकीन जमींदार साहब और हल्के से कारगुजाज के रोबीले थानेदार साहब थे। उसकी मिली-जुली कोशिशों से गांव में सतयुग का राज था। धन दौलत को लोग जान का अजाब समझते थे, उसे गुनाह की तरह छुपाते थे। घर घर में रुपये रहते हुए लोग कर्जे ले लेकर खाते और फटे हालों की तरह रहते थे। इसी से निभरा था। कागज की कोठरी थी, सफ़ेद कपड़े पहनना, उस पर थप्पा लगाना था। हुकूमत और ज़बरदस्ती का बाजार गर्म था। अहीरों के यहाँ आंचन के लिए भी दूध न था। थाने में दूध की नदी बहती थी। मवेशी खाना की मुहरीस दूध की कुल्लियाँ करते थे। इसी अंधेर नगरी की मदनदास को अपना घर बनाया। ठाकुर साहब ने असाधारण उदारता से काम लेकर उसे रहने के लिए एक मकान दे दिया, जो केवल बहुत व्यापक अर्थों से मकान कहा जा सकता था। इसी झोपड़ी में वह एक हफ्ते से जिंदगी के दिन काट रहा है। उसका चेहरा जर्ज है और कपड़े मैले हो रहे हैं, मगर ऐसा मालूम होता है कि उस अब उन बातों की अनुभूति ही नहीं है। जिंदा है मगर जिंदगी रुखसत हो गई है। हिम्मत और हौसला मुश्किल के आसान कर दे सकते हैं, आंधी और तूफान से बचा सकते हैं, मगर चेहरे को खिला सकना उसके सामर्थ्य के बाहर है। टूटी हुई नाव पर बैठकर मनहार गाना हिम्मत का काम नहीं, हिमाकत का काम है। एक रोज़ जब शाम का वक्त हुआ, अंधेरे में खाट पर पड़ा हुआ था, एक औरत उसके दरवाजे पर आकर भीख मांगने लगी। मगनदास ने आवाज़ परिचित जान पड़ी। बाहर आकर देखा तो वही चंपा मलिन थी, कपड़े तार तार, मुसीबत की रोती हुई तस्वीर। बोला, मलिन, तुम्हारे यहाँ क्या हालत है, मुझे पहचानते हो? मलिन ने चौंक कर देखा और पहचान गई। रोकर बोली, बेटा अब बताओ मेरा कहाँ ठिकाना लेंगे? तुमने मेरा बना बनाया घर उजाड़ दिया ना। उस दिन तुमसे बात करती ने मुझ पर यह विपद पड़ती। बाई ने तुम्हें बैठ देख लिया, बातें भी सुनी। सुबह होते ही मुझे बुलाया और बरस पड़ी। नाक कटवा लूँगी, मुँह में काली लगवा दूँगी। चुड़ैल कुटनी, तू मेरी बात किस गैर आदमी से क्यों चलाए? तू दूसरों से मेरी चर्चा करे। यह क्या तेरा दामाद था जो तू उससे मेरा दुखड़ा रोती थी? जो कुछ मुँह में आया बकती रही, मुझसे भी ना सहा गया। रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेंगी। बोली, बाई जी मुझसे कसूर हुआ, लीजिए अब जाती हूँ। छींकते ना करती है तो मेरा निवरा यहाँ ना होगा। ईश्वर का मुँह दिया है तो आहार भी देंगे। 4 घर मांगूंगी तो पेट का हो जाएगा। उस छोकरी ने मुझे खड़े खड़े निकलवा दिया। बताओ, मैंने तुमसे ऐसी कौन सी शिकायत की थी? उसकी क्या चर्चा की थी? मैं तो उनका बखान कर रही थी। मगर बड़े आदमियों का गुस्सा भी बड़ा होता है। अब बताओ मैं किसकी होकर रहूं? 8 दिन इसी तरह टुकड़े मांगते हो गए। एक भतीजी उन्हीं ने यहाँ लोंडियों में नौकर थी, उसी दिन उसे भी निकाल दिया। तुम्हारी बदौलत जो कभी ना किया था वो करना पड़ा। तुम्हें कहाँ का दोष लगाऊं? किस्मत में जो लिखा है देखना पड़ा। मगनदास सन्नाटे में आ गया। आह, मिजाज का यह हाल है, यह घमंड, यह शान मलिन की इम्तिहान दिलाया। उसने पास आकर दौलत होती तो मालामाल कर देता। सेठ मक्खनलाल की बेटी को भी मालूम हो जाता कि रोजी की कुंजी उसी के हाथ में नहीं है। बोला, तुम फिक्र ना करो, मेरे घर में आराम से रहो। अकेले मेरा भी जी नहीं लगता। सच कहो, मुझे तुम्हारी तरह एक औरत की तलाश थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। मलिन ने आंचल फैलाकर असीम आशीर्वाद दिया। बेटा तुम जुग जुग जियो, बड़ी उम्र हो। यहाँ कोई घर मिले तो मुझे दिलवा दो, मैं यहाँ रहूँगी। तो मेरी भतीजी कहाँ जाएगी? वहाँ बेचारी शहर में किसके आश्रय रहेगी? मलन लाल के खून में जोश आया। उसके स्वाभिमान की चोट लगी। उन पर यह आफत मेरी लाई हुई है। उनकी इस आवारागर्दी का जिम्मेवार मैं हूँ। बोला, कोई हर्ज ना हो तो उसे भी नहीं ले आओ। मैं दिन को यहाँ बहुत काम रहता है, रात को बाहर चारपाई डालकर पड़ा ही रहा करूँगा। मेरी वजह से तुम लोगों की कोई तकलीफ ना होगी। यहाँ दूसरा मकान मिलना मुश्किल है। यही झोपड़ी बनी मुश्किलों से मिला है। यह अंधेरी नगरी है। जब तुम्हारा सुविधा कहीं लग जाए तो चली जाना।
मलनदास को क्या मालूम था कि हरचती इक्स उसकी जबान पर बैठे हुए उससे यह बात कहला रहे हैं। क्या यह ठीक है? इक्स पहले मासूम के दिल पे पैदा होता है। भाग 5। नागपुर इस गांव की 20 मील की दूरी पर था। चंपा उसी दिन चली गई और तीसरे दिन रंभा के साथ लौट आई। यह उसकी भतीजी का नाम था। उसके आने पे झोपड़े में जान सी पड़ गई। मलनदास के दिमाग में मलिन की लड़की की जो तस्वीर थी उसमें रंभा का कोई मेल न था। वह सौंदर्य नाम की चीज़ की अनुभूति जोहरी था, मगर ऐसी सूरत जिस पर जवानी का ऐसी मस्ती और दिल का चैन छीन लेने वाले ऐसा आकर्षण हो, उससे पहले कभी नहीं देखा था। उसकी जवानी पर चांद अपनी सुनहरी और गंभीर शान के साथ चमक रहा था। सुबह का वक्त था। मलनदास दरवाजे पर खड़ा ठंडी ठंडी हवा का मजा उड़ा रहा था। रंभा सिर पर खड़ा रखे पानी भरने को निकली। मगनदास ने उसे देखा और एक लंबी सांस खींचकर उठ बैठा। चेहरा मोहरा, बहुत ही मोहक, ताजे फूल की तरह खिला हुआ चेहरा, आंखों में गंभीर सरलता। मगनदास ने उसने भी देखा। चेहरे पर लाज की लाली दौड़ गई। प्रेम का पहला वार किया। मगनदास सोचने लगा, क्या तकदीर यहाँ कोई उस और गुल खिलाने वाली है? क्या दिल मुझे यहाँ भी चैन न लेने देगा? रंभा, तू यहाँ नहा आई, नहा के गरीब के खून तेरे सर पर होगा। मैं तो अब तेरे हाथों बिक चुका, मगर क्या तू भी मेरी हो सकती है? लेकिन यह नहीं, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। दिल का सौदा सोच समझ कर करना चाहिए। तुमको अभी वक्त जख्त करना होगा। रंभा सुंदरी है, मगर छोटे मोती की अब और तब उसे सच्चा नहीं बना सकती। तुम्हें क्या खबर कि उस भोली लड़की के कान प्रेम का शब्द से परिचित नहीं हो चुका है। कौन कह सकता है कि उसके सौंदर्य की वाटिका पर किसी फूल चुनने वाले के हाथ नहीं पड़ चुके हैं। अगर कुछ दिनों की दिल बस्तागी के लिए कुछ चाहिए तो तुम आज़ाद हो, मगर यह नाजुक मामला है। जरा संभल के कदम रखना। पेशेवर जोतों में दिखाई पड़ने वाला सौंदर्य अक्सर नैतिक बंधनों से मुक्त होता है। 3 महीने गुजर गए। मगनदास रंभा को जयो बारीक से बारीक निगाहों से देखता, त्यों उसका प्रेम का रंग गाढ़ा होता जाता था। वह रोज उसे कुएं से पानी निकलवाते देखता। वह रोज घर में झाड़ू देती, रोज खाना पकाती। आहा, मगनदास को उन ज्वार की रोटियां में जो मज़ा आता है वह अच्छे से अच्छे व्यंजनों में भी न आया था। उसे अपनी कोठरी हमेशा साफ सुथरी मिलती। न जाने कौन उसका बिस्तर बिछा देता। क्या वह रंभा की कृपा थी? उसकी निगाह शर्मीली थी। उसने उसे कभी अपनी तरफ चंचल आंखों से ताकते नहीं देखा। आवाज़ कैसी मीठी! उसकी हंसी की आवाज़ कभी उसके कानों में नहीं आई। अगर मगनदास उसके प्रेम में मतवाला हो रहा था तो कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। उनकी भूखी निगाहें बेचैनी और लालसा में डूबी हुई हमेशा रंभा को ढूंढा करती। वह जब किसी गांव को जाता तो मीलों तक उसको जिद्दी और बेताब आंखें मुड़ मुड़कर झोपड़े के दरवाजे की तरफ आती। उसकी ख्याति आसपास फैल गई थी, मगर उसके स्वभाव की सरलता और उदारता से अक्सर लोग अनुचित लाभ उठाते थे। इंसाफ पसंद लोग तो स्वागत सत्कार से कम निकल लेते, और जो लोग ज़्यादा समझदार थे वे लगातार तगाजों का इंतजार करते। चूँकि मगनदास इस फन को बिल्कुल नहीं जानता था, बावजूद दिन रात की दौड़ धूप की गरीबी से उसे गला न छूटता। जब वह रंभा को चक्की पीसते हुए देखता तो गेहूं के साथ उसका दिल भी पीस जाता था। वह कुएं से पानी निकालती तो उसका कलेजा निकल आता। जब वह पड़ोस के आदमियों के कपड़े सीती तो कपड़ों के साथ मगनदास का दिल छिन जाता, मगर कुछ बस था एक नाकाबू। मगनदास की हृदय भेदी दृष्टि को इसमें तो कोई संदेह नहीं था कि उसके प्रेम का आकर्षण बिल्कुल बेअसर नहीं है, वरना रंभा की उस वफा से भरी हुई खातिरदारियों से तो वह कैसा बैठाता। वफा की वह जादू के रूप गर्व का सिर नीचा न कर सकता था, मगर प्रेमिका के दिल में बैठने का मंदा तो बहुत कम था। कोई दूसरा मन चला प्रेमी अब तक उसके वशीकरण में कामयाब हो चुका होता, लेकिन मगनदास ने दिल आशिक का पाया था और जवान मासूम की। रोज शाम के वक्त चंपा किसी काम से बाजार गई हुई थी। और मगनदास हमेशा की तरह चारपाई पर बड़ा सपने देख रहे थे।
रंभा अद्भुत छटा के साथ आकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसका भला चेहरा कमल की तरह खिल उठा था और आंखों की सहानुभूति की भाव झलक रहा था। मगनदास ने उसकी तरफ पहले आश्चर्य और फिर प्रेम की निगाहों के देखा और जोर से डालकर बोला, आओ रंभा, तुम्हें देखने को बहुत दिन से आंखें तरस रही है। रंभा ने भोलेपन से कहा, मैं यहाँ ना आती तो तुम मुझसे कभी ना बोलते। मगनदास का हौसला बढ़ा और बोला, मेरी बिना मर्जी पाए तो कुत्ता भी नहीं आता। रंभा मुस्कुराई, कली खली खिल गई, मैं तो आप ही चली आई। मगनदास का कलेजा उछल पड़ा। अब उसने हिम्मत करके रंभा का हाथ पकड़ लिया और भावावेश से कांपती हुई आवाज़ से बोला, नहीं रंभा, ऐसा नहीं है, यह मेरे महीनों की तपस्या का फल है। मगनदास ने बेताब होकर उसे गले से लगा लिया। जब वह चलने लगी तो अपने प्रेमी को और प्रेम भरी दृष्टि से देखकर बोली, यह अप्रीत हम निभानी होगी। वो फटने के वक्त जब सूर्य देवता का आगमन की तैयारी हो रही थी, मगनदास की आंखें खुली। रंभा आटा पीस रही थी। उस शांतिपूर्ण सन्नाटे में चक्की को घुमर घुमर बहुत सुहानी मालूम होती थी और वह उसके सुर से सुर मिलाकर अपने प्यारे ढंग से गा रही थी। झुलनिया मोरी पानी में गिरी ना चीनो पिया मोको मिन्हे, उल्टी मना वन मोको पड़ी। झुलनिया मोरी पानी में गिरी, साल भर गुजर गया। मगनदास की मोहब्बत और रंभा की सलीके न मिलकर उस वीरान झोपड़े को कुंज बाग बना दिया। अब वहाँ गायें थी, फूलों की क्यारियाँ थी और कई देहाती ढंग के मोढ़े थे। सुख सुविधा की अनेक चीज़ें दिखाई पड़ती थी। एक रोज सुबह के वक्त मगनदास कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था कि एक संभ्रांत व्यक्ति अंग्रेजी पोशाक पहने उसे ढूंढता हुआ आ पहुंचा और उसे देखते ही दौड़कर गले से लिपट गया। मगनदास और वह दोनों एक साथ पढ़ा करते थे। अब वह वकील हो गया था। मगनदास ने भी अब पहचाना और कुछ झेपता हुआ, कुछ झिझकता हुआ गले लिपट गया। बड़ी देर तक दोनों दोस्त बातें करते रहे। बातें क्या थी, घटनाओं और संयोगों की एक लंबी कहानी थी। कई महीने हुए सेठ लगन का छोटा बच्चा चेचक की नज़र हो गया। सेठ जी ने दुख के मारे आत्महत्या कर ली और अब मगनदास सारी जायदाद, कोठी, इलाके और मकानों का एक छत्र स्वामी था। सेठानियों ने आपस में झगड़े हो रहे थे। कर्मचारियों ने गबन को अपना ढंग बना रखा था। बड़ी सेठानी उसे बुलाने के लिए खुद आने को तैयार थी, मगर वकील साहब ने उन्हें रोका था। जब मगनदास ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ, तो वकील साहब ने फरमाया, महीने भर से तुम्हारी टोल में हूँ। सेठ मखनदास लाल का अता पता बतलाया। तुम दिल्ली पहुँचे और मैंने अपना महीनों भर का बिल पेश किया। रंभा अधीर हो रही थी कि यह कौन है और इनसे क्या बातें हो रही है। 10 बजते बजते वकील साहब मगनदास का एक हफ्ता के अंदर आने का वादा लेकर विदा हो गए। उसी वक्त रंभा आ पहुंची और पूछने लगी, यह कौन था, इनका तुमसे क्या काम था। मगनदास ने जवाब दिया, यमराज का दूत। रंभा, क्या अशगुन बातें करते हो। मगन, नहीं रंभा, यह अशगुन नहीं है, यह सचमुच मेरी मौत का दूत था। मेरी खुशियों के बाग को रोलने वाला, मेरी हरी भरी खेती को उजाड़ने वाला। रंभा, मैंने तुम्हारे साथ दगा की है। मैंने तुम्हें अपने फरेब की जाल में फंसाया है। मुझे माफ़ करो। मोहब्बत ने मुझसे यह सब करवाया। मैं मगन सिंह ठाकुर नहीं हूँ। मैं सेठ लगनदास का बेटा और सेठ मखनलाल का दामाद हूँ। मगनदास को डर था कि रंभा यह सुनते ही चौंक पड़ेगी और शायद उसे जालिम दगाबाज कहने लगे, मगर उसका ख्याल गलत निकला। रंभा ने आंखों में आंखें डालकर सिर्फ इतना ही कहा, तो क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। मगनदास ने उसे गले लगाकर कहा, हाँ रंभा। क्यों। मगन, इसीलिए कि इंदिरा बहुत होशियार, सुंदर और धनी है। रंभा, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगी। यदि कभी इंदिरा की लौंडी थी, अब उनकी सौत बनूंगी। तुम जितना मेरी मोहब्बत करोगे उतनी इंदिरा को भी तो ना करोगे, क्यों। मगनदास इस बोलेपन पर मतवाला हो गया। मुस्कुराकर बोला, अब इंदिरा तुम्हारी लौंडी बनेगी, मगर सुनता हूँ वह बहुत सुंदर है। कहीं मैं उसकी सूरत पर लुभा न जाऊँ। मर्दों का हाल तुम नहीं जानती, मुझे अपने से ही डर लगता है। रंभा तो विश्वास भरी आंखों से देखकर कहा, क्या तुम ऐसे करोगी।
उफ, जो जी में आए गाना करना, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगी। इंदिरा रानी बने, मैं लौंडी हूँ, क्या इतने पर भी मुझे छोड़ दोगे? मगनदास की आंखें डबडबा गई। बोला, प्यारी, मैंने फैसला कर लिया है कि दिल्ली ना जाऊंगा। यह तो मैं कह ही ना पाया कि सेठ जी का स्वर्गवास हो गया। बच्चा उससे पहले ही चल बसा था। अफसोस, सेठ जी का आखिरी दर्शन भी ना कर सका। अपना बाप भी इतनी मोहब्बत नहीं करता। उन्होंने मुझे अपना वारिस बनाया था। वकील साहब कहते हैं कि सेठानियों में अनबन है, नौकर चाकर लूट मार मचा रहे हैं। वहाँ का यह हाल है कि मेरा दिल वहाँ जाने पर राजी नहीं होता। दिल तो यहाँ है, वहाँ कौन जाए? रंभा जरा देर तक सोचती रही, फिर बोली, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इतने दिन तुम्हारे साथ रही, जिंदगी का सुख लूटा। जब तक तुम जिंदगी का सुख का ध्यान करती रहूंगी, मगर तुम मुझे भूल तो ना जाओगे। साल में 1-2 बार देख लिया करना, उसी झोपड़े में आकर। मगनदास ने बहुत रोका, मगर आंसू ना रुके। बोले, रंभा, ऐसी बात ना करो, कलेजा बैठा जाता है। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, इसीलिए नहीं कि तुम्हारे ऊपर कोई एहसान है, तुम्हारी खातिर नहीं, अपनी खातिर। वह शांति, वह प्रेम, वह आनंद जो मुझे यहाँ मिलता है, वह कहीं नहीं मिल सकता। खुशी के साथ जिंदगी बसर हो, यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। मुझे ईश्वर ने यह खुशी कहाँ दे रखी है, तो मैं उसे क्यों छोड़ूं? धन दौलत का मेरा सलाम है, मुझे उसकी हवस नहीं है। रंभा फिर गंभीर स्वर से बोली, मैं तुम्हारे पाँव की भेड़ी ना बनूंगी। चाहे तुम अभी मुझे ना छोड़ो, लेकिन थोड़े दिनों में तुम्हारी यह मोहब्बत ना रहेगी। मगनदास ने कोड़ा लगा, जोश में बोला, तुम्हारे सिवा यह दिल में अब कोई और जगह नहीं पा सकता। रात ज़्यादा हो गई थी, अष्टमी के चांद सोने जा चुके थे। दोपहर के कमल की तरह साफ आसमान में सितारे खिले हुए थे। किसी खेत के रखवाले की बांसुरी की आवाज़, जिसे दूर से तासीर, सन्नाटे व सुरीलीपन और अंधेरे में अधिक आध्यात्मिकता और आकर्षण दे दिया था, कानों में आ जा रही थी कि जैसे पवित्र आत्मा नदी के किनारे बैठी हुई पानी के लहरों से या दूसरे किनारों से के खामोश और अपनी तरफ से खींचने वाले पेड़ों से अपनी ज़िंदगी का गम की कहानी सुना रही है। मगनदास सो गया, मगर रंभा की आंखों में नींद न आई। भाग 6। सुबह हुई तो मगनदास उठा और रंभा को पुकारने लगा, मगर रंभा रात ही को अपनी चाची के साथ वहाँ से कहीं चली गई थी। मगनदास को उस मकान की दीवारों दीवार पर एक मासूमियत सी छाया हुई मालूम हुई कि जैसे घर की जान निकल गई हो। वह घबराकर उस कोठरी में गया जहाँ रंभा रोज चक्की पीसती थी, मगर अफसोस, आज चक्की एकदम निश्चल थी। फिर वह कुएं की तरफ दौड़ गया, लेकिन ऐसा मालूम हुआ कि कुएं में उसे निकल जाने के लिए अपना मुंह खोल लिया हो। तब वह बच्चों की तरफ चीख उठा। वह रोता हुआ उसे अपनी झोपड़ी में आया, जहाँ कल रात से प्रेम का वास था, मगर उस वक्त का शोक का घर बनी हुई थी। जरा आंसू थामे हुए उसने घर के चारों तरफ निगाह दौड़ाई। रंभा की साड़ी अरगनी में पड़ी हुई थी। एक पिटारी में वह कंगन रखा हुआ था जो मगनदास ने उसे दिया था। बर्तन सब रखे हुए थे, साफ और सुथरे। मगनदास सोचने लगा, रंभा, तूने रात को कहा था मैं तुम्हें नहीं छोड़ दूंगी? क्या तूने यह बात दिल से कही थी? मैंने तो समझा था तू दिल लगी कर रही है, नहीं तो तुझे कलेजे से छिपा लेता। मैं तो तेरे लिए सब कुछ छोड़े बैठा था, तेरा प्रेम मेरे लिए सब कुछ था। आहा, मैं यूँ बेचैन हूँ। क्या अब तू बेचैन नहीं है? हाय, तू रो रही है, मुझे यकीन है कि तू अब भी लौट आएगी। फिर सजीव कल्पनाओं का एक जमघट उसके सामने आया। ये नाजुक अदाएं, ये मतवाले आंखें, ये भोली भाली बातें, वे अपने को भूली हुई सी मेहरबानियाँ, वह जीवनदायी मुस्कान, वे आशिकी जैसी दिलजोरियाँ, वह प्रेम का नशा, वह हमेशा खिला रहने वाला चेहरा, वह लचक लचक कर कुएं से पानी लाना, वह इंतजार की सूरत, वह मस्ती से भरी हुई बेचैनी, ये सब तस्वीरें उसकी निगाह के सामने हमरतनाक बेताबी के साथ फिरने लगे। मगनदास ने एक ठंडी सांस ली और आंसुओं और दर्द से उमड़ती हुई नदी को मर्दाना जब्त से रोकर उठ खड़ा हुआ। नागपुर जाने का पक्का फैसला हो गया। तकिए के नीचे से संदूक की कुंजी उठाई और कागज में एक टुकड़ा निकाल आया। यह रंभा का विदा की चिट्ठी थी। प्यारे, मैं बहुत रो रही हूँ।
मेरे पैर नहीं उठते, मगर मेरा जाना जरूरी है। तुम्हें जगाऊंगी तो तुम जाने न दोगी। आह, कैसे जाऊं, अपने प्यारे पति को कैसे छोड़ूं। किस्मत मुझसे यह आनंद का घर छुड़वा रही है। मुझे बेवफा ना कहना, मैं तुम्हें फिर कभी मिलूंगी। मैं जानती हूँ तुमने मेरे लिए यह सब कुछ त्याग दिया, मगर तुम्हारे लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ उम्मीदें हैं। मैं अपनी मोहब्बत की धुन में तुम्हें उन उम्मीदों से क्यों दूर रखूं। अब तुमसे जुदा होती हूँ, मेरी सुध मत भूलना। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। यह आनंद का दिन कभी ना कभी भूलेंगे क्या तुम मुझे भूल सकोगे। तुम्हारी प्यारी रंभा। भाग 7। बखनदास को दिल्ली आए 3 महीने गुजर चुके थे। इस बीच उसे सबसे बड़ा जो निजी अनुभव हुआ वह यह था कि रोजी का फिक्र और धंधे का बहुयातन से उमड़ती हुई भावनाओं का जोर कम किया जा सकता है। 1.5 साल पहले का बेफिक्र नौजवान अब एक समझदार और सूझबूझ रहने वाला आदमी बन गया है। सागर घाट के उन दिनों से उसे रियाया की इन तकलीफ़ों का निजी ज्ञान हो गया था, जो करिंदाओं और मुख्तारों की शक्तियों की बदौलत उसे उठानी पड़ती है। उसने उसे रियासत का इंतजाम में बहुत मदद दी और गो कर्मचारियों तभी जवान से उसकी शिकायत करते थे और अपनी किस्मत और जमाने की उलटफेर को खोजते थे। मगर रियाया खुश थी। हाँ, जब वह सब धंधों से फुर्सत पाता तो एक भोली भाली सूरत वाली लड़की उसके ख्याल के पहलू में आ बैठती और थोड़ी देर के लिए ज्ञान सागर घाट में वह हरा भरा झोपड़ा और उसकी मस्तियाँ आंखों के सामने आ जाती। सारी बातें एक सपने सुनहरे की तरह याद आकर उसके दिल में मसोड़ने लगती। लेकिन कभी कभी खुद ब खुद उसका ख्याल इंदिरा की तरफ भी जा पहुँचता। गो उसके दिल में रंभा की वही जगह थी, मगर किसी तरह उसने इंदिरा के लिए भी एक कोना निकाल आया था। जिन हालातों और अफसोसों के ने उसे इंदिरा को से बेजान कर दिया था, वह अब रुख हो गई थी। अब उसे इंदिरा से कुछ हमदर्दी हो गई। अगर उसके मिजाज में घमंड है, हुकूमत है, तलुफ़त है, शान है, तो यह उसका कसूर नहीं, यह रही जादों की आम कमजोरियां हैं। यही उनकी शिक्षा है। वह बिल्कुल बेबस और मजबूर है। इन बदलते हुए और संतुलित भावों के साथ जहाँ वह बेचैनी के साथ रंभा की याद को ताज़ा किया करता था, वह इंदिरा का स्वागत करते और उसे अपने दिल की जगह देने के लिए तैयार था। वह दिन दूर नहीं जब उसे वह आजमाइश का सामना करना पड़ेगा। उसके कई आत्मीय अमीराना शान सौगात के साथ इंदिरा को विदा कराने के लिए नागपुर गए हुए थे। मगनदास की तबीयत आज तरह तरह के भाव के कारण, जिसमें प्रतिज्ञा और मिलन की उत्कंठा विशेष थी, उचाट सी हो रही थी। जब कोई नौकर आता तो उसे संभाल बैठता कि शायद इंदिरा आ पहुंची। आखिर शाम के वक्त जब दिन और रात गले मिले हुए थे, जनान खाने में जोर शोर से गाने की आवाज़ें में बहू के पहुंचाने की सूचना दी। सुहाग की सुहानी रात थी। 10 बज गए थे। खुले हुए हवादार सहन की चांदनी छिटकी हुई थी। वह चांदनी में नशा था, आरजू है और खिंचाव है। गमलों में खिले हुए गुलाब और चंपा के फूल चांद का सुनहरी रोशनी और ज़्यादा गंभीर और खामोश नजर आते थे। मगनदास इंदिरा से मिलने के लिए चला। उसके दिल से ललचाएं जरूर थी, मगर एक पीड़ा भी था। दर्शन की उत्कंठा थी, मगर प्यास की खोली मोहब्बत नहीं, प्राणों का खिंचाव था जो उसे खींचे लिए जाता था। उसके दिल में बैठी हुई रंभा शायद बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वह सोने के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। रेशमी पर्दा उठा हुआ था। उसने पर्दा उठा दिया। अंदर एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने हुए खड़ी थी। हाथ में चंद खूबसूरती चूड़ियाँ के सिवा उसके बदन में एक जेवर भी ना था। जब भी पर्दा उठा और मगनदास ने अंदर कदम रखा, वह मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ी। मगनदास ने उसको देखा और चकित होकर बोला, रंभा, और दोनों प्रेमावेश में लिपट गए। दिल में बैठी हुई रंभा बाहर आ गई। साल भर गुजरने के बाद एक इंदिरा ने अपने पति से कहा, क्या रंभा को बिल्कुल भूल गए? कैसे बेवफा हो? कुछ याद है उसके चलते वक्त तुमसे क्या विनती की थी? मगनदास ने कहा, खूब याद है। वो आवाज़ भी कानों में गूंज रही है। मैं रंभा की भोली भाली लड़की समझता था, यह नहीं जानता था कि यह कितना यह चरित्र की जादू है। मैं अपनी रंभा को अब भी इंदिरा से ज़्यादा प्यार करता हूँ।
तुम्हें डाह तो नहीं है? इंदिरा ने हंसकर जवाब दिया, डाह क्यों हो? तुम्हारी रंभा है तो क्या मेरा मगन सीन नहीं है? मैं अब भी उन पर मरती हूँ। दूसरे दिन दोनों दिल्ली का एक राष्ट्रीय समारोह में शरीक होने का बहाना करके रवाना हो गए और सागर घाट जा पहुँचे। वह झोपड़ा, वह मोहब्बत का मंदिर, वह प्रेम भवन फूलों और हरियालियों का लहरा रहा था। चंपा मलिन वहाँ मिली। गांव के जमींदार उनसे मिलने के लिए आए। कई दिन तक वह महन सिंह के घोड़े निकलवाने पड़े। रंभा कुएं में पानी लाती, खाना पकाती, फिर चक्की पीसती और गाती। गांव की औरतें फिर उससे अपने कुर्ते और बच्चों की लेसदार टोपियां सिलवाते हैं। हाँ, इतना जरूर कहती है कि उसका रंग कैसे निखर आया है, हाथ पाँव कैसे मुलायम पड़ गए हैं, किसी बड़े घर की रानी मालूम होती है। मगर स्वभाव वही है, वही मीठी बोली है, वही मोरावत, वही हंसमुख चेहरा। इस तरह एक हफ्ता इस सरल और पवित्र जीवन का आनंद उठाने के बाद दोनों दिल्ली वापस आ गए और अब 10 साल गुजरने पर भी साल में एक बार उस झोपड़े के नसीब जागते हैं। वह मोहब्बत का दीवार अभी तक उन दोनों प्रेमियों की अपनी छाया से आराम देने के लिए खड़ी है। इसी के साथ तिरिया चरित्र कहानी समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो इस कहानी को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट कहानी आप लोगों को क्या सुनना पसंद है। और यदि कोई मिस्टेक भी है तो आप लोगों बेहिचक कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उसे मैं पूर्ण तरीके से सुधारने की कोशिश करूँगी। यदि आप लोगों को लग रहा है किसी के साथ शेयर करना तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, ताकि मुझे भी समझ आए कि हाँ, मेरी स्टोरी से आप लोग भी खुश हैं और उसे भी हेल्प हो जाए जो अब तक तिरिया चरित्र कहानी नहीं पढ़ी हुई है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी की ओर, लेते हैं आप लोगों से विदा।